हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास सेवन्थ एनसीईआरटी पॉलिटी का 10वां अध्याय समानता के लिए संघर्ष पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज का अध्याय क्लास सेवन्थ पॉलिटी का अंतिम अध्याय है और हम इस अध्याय में हम लोगों ने इस किताब में जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम फिर से यहाँ पर मूल्यांकित करेंगे, उसको फिर से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी आज का अध्याय हमें ये बताता है कि संविधान में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों के होने के बावजूद भी आज भी समाज में समानता के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भी हमें अपने अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि संविधान ने हमें राजनीतिक समानता तो दे दी, लेकिन फिर भी हमें सामाजिक समानता के लिए, आर्थिक समानता के लिए अभी भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है। यानी कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, या भारत का एक आम नागरिक हो, या गरीब किसान हो, मजदूर हो, सभी कानून की नज़र में समान हैं। तो भारत का संविधान जो है हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। इसके अलावा राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म या उसके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नहीं, हमारे यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद जो 15 है उसमें ये बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म या फिर उसके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान हमें मतदान की ताकत भी देता है। तो देश का हर वयस्क नागरिक वो चुनाव के दौरान समान रूप से उसको मतदान करने का अधिकार है और सभी की वोट वैल्यू यहाँ पर समान है। ऐसा नहीं है कि वोट वैल्यू में अंतर हो, अमीर की वोट वैल्यू ज़्यादा हो, गरीब की वोट वैल्यू कम हो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी हमारे हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक के वोट की ताकत सेम है। जो ताकत राष्ट्रपति के वोट की है वही ताकत एक आम आदमी के वोट की है। तो ये जो है अधिकार हमें मिले हैं, ये राजनीतिक समानता प्रदान करते हैं। लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें, हम लोगों ने इस किताब में जो कुछ भी पढ़ा है, अगर हम उसको गहराई के साथ देखें तो हम ये पाते हैं कि समाज में हमें आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे आपने अपनी किताब में एक मुस्लिम दंपत्ति का एग्जाम्पल देखा था जिन्हें केवल मुसलमान होने की वजह से कमरा नहीं मिल पा रहा था, उन्हें किराए का मकान नहीं मिल पा रहा था। जब भी व्यक्ति उनका नाम सुनते, उनका धर्म के बारे में जानते, उन्हें मकान देने से मना कर देते थे। तो ये धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ। जाति के आधार पर भेदभाव में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का उदाहरण आपकी किताब में देखा था, कैसे वो एक अछूत जाति से आते थे और इस आधार पर उनके साथ स्कूल में भेदभाव होता था। यानी जब आम बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते थे तो उस समय उनसे स्कूल का ग्राउंड में झाड़ू लगवाया जाता था, उनसे अन्य ऐसे काम करवाए जाते थे जिनका करने का कोई औचित्य नहीं था। तो इस तरह का जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है। लैंगिक भेदभाव के बारे में हमने भी देखा है कि हमारे भारतीय समाज में आज भी स्त्रियों के काम को पुरुषों की तुलना में कमतर माना जाता है और उन्हें जो है वो इज्जत नहीं मिल पाती जो पुरुषों को मिलती है। खास करके घरेलू कामों में तो महिलाओं को बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती है। यहाँ तक कि उन्हें सैलरी के लिए भी पुरुषों से कम माना जाता है, महिलाओं को कम सैलरी दी जाती है। तो धर्म, जाति और लिंग ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर भारत में आज भी लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। आपको याद होगा, आपने जो घरेलू नौकरानी है, जो कांता है, उसका उदाहरण आपने पढ़ा होगा। ये कांता एक घरेलू नौकरानी है, उसकी बेटी बीमार है तो उसने अपने साहब से रुपए मांगे हैं इलाज के लिए। साहब ने मना कर दिया कि आज हम नहीं दे पाएंगे, आगे लेना, क्या रोज रोज रुपए मांगते रहते हो। तो मजबूरी में उसे जो है सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में लगना पड़ा है। तो वहाँ सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में लगे लगे वो सोचती है कि भाई अगर हम भी अमीर होते, हम भी अपने साहब जैसे होते तो अपनी गाड़ी से जाते, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते, जहाँ पर हमें इतनी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता, आसानी से इलाज करवा पाते, अच्छा सा अच्छा इलाज मिल जाता। तो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय समाज में आज भी गरीबी और संसाधनों का जो अभाव है ये विषमता और असमानता को बढ़ावा दे रहा है। तो कांता के उदाहरण से हमने ये चीज़ जानी है। इसके अलावा हमारे समाज में जातिगत और जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है इसके आधार पर भी भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। दलित समुदाय के साथ तो हजारों सालों से ये भेदभाव हो रहा है। हमारे जो आदिवासी समाज हैं उन आदिवासी समाजों की भी उपेक्षा की जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पर जो दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय हैं इनका स्कूल ड्रॉप आउट रेट अन्य की तुलना में ज़्यादा है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भारत में यह भी एक वास्तविकता है कि जो गरीब हैं सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं और इनमें भी सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं।
यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो गरीबों का सबसे बड़ा जो रेशियो है, हमारी जनसंख्या में जो गरीबों की सबसे ज़्यादा जो आबादी है, उसमें दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय की संख्या ज़्यादा है। इसके अलावा आपने इनके बारे में पढ़ा ही है कि इनके जो बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ स्कूल में भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से इन समुदायों की स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, इन स्कूल छोड़ने की दर भी ज़्यादा है। 2011 के सेंसस ये बताते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है, इसमें पूरी जनसंख्या का 48.5% महिलाएं हैं, वहीं 14.2% मुस्लिम समाज के लोग हैं, 16.6% दलित लोग हैं और 8.6% आदिवासी हैं। देखिए, ये डेटा 2011 की जनगणना का चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2011 के बाद 2021 में सेंसस होने था, लेकिन उस समय कोरोना आने की वजह से सेंसस टल गया और अभी वर्तमान में 2026-27 में सेंसस हो रहा है, तो उसका डेटा 28-29 तक आ पाएगा, है ना। तो सेंसस डिले हो गया है, तो अभी भी हम लोग 2011 के आंकड़ों से ही काम चला रहे हैं। तो 2011 का जो आंकड़ा है हमें बताता है कि हमारे भारत में लगभग 50% महिलाएं हैं और 50% महिलाएं होने के बावजूद भी अगर हम उद्योग में देखें, व्यवसायों में देखें या रोजगार में देखें, तो वहाँ पर आज भी महिलाओं का रेशियो बहुत कम है। यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी अगर हम देखें, राजनीति में भी देखें, तो राजनीति में भी भारत में महिलाएं बहुत कम हैं। यानी हमारे 50% महिलाएं भी संसद में या जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें भी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि एक महिला वर्ग का प्रतिशत इतना ज़्यादा है, उसके बाद भी महिला वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम है। रोजगार में भी आप देखते होंगे, बहुत कम महिलाएं ही रोजगार में जा पाती हैं और जो जाती हैं उनको भी बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। तो यहाँ पर हमें इन्हीं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए इस अध्याय का नाम भी है समानता के लिए संघर्ष रखा गया है। अब देखिए, इससे पहले का आपने एक अध्याय पढ़ा था जिसमें आपने स्वप्ना नामक एक गरीब कुरनूल की किसान का जिक्र पढ़ा था, तो वो भी इसी में आ जाती हैं कि वो महिला किसान है, गरीब है, तो उसे जो है मार्केट का जो मूल्य है कपास का, वो मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उसका जो साहूकार या व्यापारी है उसको दबा के रख रहा है, उसको जो है मार्केट की तुलना में कम कीमत उसको दे रहा है। तो इस तरह का भेदभाव आज भी हमारे यहाँ पर इन समुदायों के साथ हो रहा है। देखिए, सतत विकास लक्ष्य के बारे में बताया गया है। जो आपका सतत विकास लक्ष्य 1 है, ये गरीबी का अंत करने से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व के हर कोने से गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना। सतत विकास लक्ष्य 10 ये असमानता को कम करने को लेकर है, यानी इसका जो मेन उद्देश्य है वो है देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता को कम करना। तो ये 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं जिन्हें 2030 तक अचीव करना है। अब देखिए, आगे यहाँ पर ये बताया गया है कि आज भी हमारे भारतीय समाज में, ये बात हम सब लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय समाज में आज भी धर्म, जाति, लिंग या फिर गरीब अमीर के आधार पर भेदभाव हो रहा है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी स्थिति देखने को मिलती है कि जब ये भेदभाव बढ़ जाता है तो कई लोग आवाज़ उठाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी एक समूह के खिलाफ जब भेदभाव होता है तो समाज के कुछ अन्य तबके के लोग, जो समझदार टाइप के लोग होते हैं, वो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, वो भी उनके आंदोलन को उठाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांव और शहरों में कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। नहीं, कई ऐसे आपने संगठन सुने होंगे जिन्होंने महिलाओं की साक्षरता को लेकर, महिलाओं के अधिकार को लेकर या महिलाओं की रोजगार को लेकर तमाम तरह के आंदोलन किए हैं। आपने पूर्व में भी आपने देखा है कि महिला मताधिकार आंदोलन को लेकर भी पूरी दुनिया में एक मूवमेंट चलाया गया है। तो इस तरह के तमाम लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, तमाम समूह ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया है। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। यानी इन लोगों ने समाज में जो कुछ प्रचलित था, जो कुछ चल रहा था, उसका विरोध किया, तो समाज में इनका नाम भी हुआ। आज अगर कहीं भी कोई इनसे जुड़ा हुआ आंदोलन होता है तो इन्हें याद किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कई जैसे आंदोलन हैं, पर्यावरण वाले आंदोलन हैं, है ना, चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट हुए हैं, जब भी इससे रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड कोई मुद्दा आता है तो हम लोग चिपको आंदोलन को याद करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे सामाजिक संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो किसी न किसी आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उनका नाम हम बड़े आदर के साथ लेते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहाँ पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। ऐसा ही एक उदाहरण है मध्य प्रदेश के तवा मत्संग का, जहाँ पर लोग अपने अधिकार के लिए साथ
खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग तवा मत्स्य संघ के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मत्स्य संघ का मतलब है मछली वालों का संघ, यानी जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं इनका एक संघ है। इसका नाम दिया गया है तवा मत्स्य संघ। तवा मत्स्य संघ जो है ये मध्य प्रदेश के मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। यहाँ पर कहानी क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, यहाँ पर एक नदी है तवा नदी। तवा नदी जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। तवा नदी छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलती है और बैतूल जिले से होते हुए होशंगाबाद, जिसका नाम बदलकर अब नर्मदापुरम कर दिया गया है, तो ये नर्मदापुरम जिले में नर्मदा नदी के बाईं तरफ से आके मिल जाती है। तवा नदी जो है ये सबसे लंबी सहायक नदी है नर्मदा नदी की। यहाँ पर कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ पर 1958 में तवा नदी पर एक बांध बनाने का निर्णय लिया जाता है कि यहाँ पर एक बांध बनाया जाएगा। और आप लोग जानते हैं जब किसी नदी पर बांध बनाया जाता है इसका मतलब ये होता है उसका पानी स्टोर किया जाएगा। जब पानी स्टोर किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल भी चाहिए, बहुत ज़्यादा एरिया भी चाहिए जहाँ पर पानी स्टोर कर सकें। जब हम पानी एक जगह स्टोर करेंगे तो आसपास का जो क्षेत्र होगा जलमग्न हो जाएगा, पानी से डूब जाएगा। यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी हटाना पड़ेगा, विस्थापित करना पड़ेगा। तो जब लोग विस्थापित होंगे तो उनके जो उद्योग धंधे हैं वो चौपट होंगे, उनके घर वगैरह हैं, उनके कल्चर हैं, वो भी नष्ट होगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ। 1958 में यहाँ पर तवा नदी पर बांध बनाना स्टार्ट कर दिया गया और ये बांध 1978 में जाके पूरा हो गया। बांध बनने के चलते यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ा। यहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं उन लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। कुछ लोगों ने क्या किया, जब ये बांध बनकर तैयार हो गया तो ये लोग इसके आसपास ही शिफ्ट हो गए, इसके आसपास ही बस गए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जब कहीं बांध बनता है तो उसके पास में जलाशय भी बन जाते हैं। जलाशय का मतलब पानी भरा होता है तो वहाँ पे जलाशय बन जाते हैं और उन जलाशयों में मछलियाँ भी उग जाती, मछलियाँ भी आ जाती हैं। तो बहुत सारे लोग ये बांध बनने की वजह से विस्थापित हुए और कुछ लोग यहाँ बचे हुए जो लोग थे उन्होंने यहीं पर इस बांध की सहायता से अपनी आजीविका चलाना स्टार्ट कर दिया। यानी जब बांध बन गया है, यहाँ पे जलाशय बने हुए हैं, इन जलाशयों में मछलियाँ भी बड़ी मात्रा में मौजूद थीं। तो यहाँ के कुछ विस्थापितों ने क्या किया, अपनी आजीविका चलाने के लिए यहाँ पर बने जलाशयों से मछलियाँ पकड़ना आरंभ कर दिया। तो ऐसे करके अपनी आजीविका चलाने लगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, बांध तो बन गया है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो इन्होंने आपदा में अवसर निकालते हुए इन्होंने वहाँ पर मछलियाँ पकड़ना स्टार्ट कर दिया। तो इनकी ज़िंदगी 1978 के बाद चलने लगी, एक बार को फिर से ट्रैक पर आने लगी। फिर होता क्या है, 1994 में सरकार ने एक आदेश पारित किया। 1994 में सरकार ने कहा कि भाई ये लोग जो फ्री में मछलियाँ पकड़ रहे हैं, यहाँ के जो लोग मुफ्त में मछलियाँ पकड़ के ले जा रहे हैं, इससे राज्य को तो कोई आमदनी हो नहीं रही है, सरकार को तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो सरकार ने कहा हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमें फ़ायदा हो और ये लोग जो फ्री में मछलियाँ पकड़ के ले जा रहे हैं तो ये भी इन लोगों पर भी लगाम लगे। तो सरकार ने एक टेंडर निकाल दिया और यहाँ पर मछली पकड़ने का जो काम था ये निजी ठेकेदारों को सौंप दिया कि भाई यहाँ पर जो प्राइवेट ठेकेदार हैं वो अब तवा बांध के जो जलाशय हैं उन जलाशयों से मछलियाँ पकड़ेंगे, कोई भी यहाँ पर ऐरा गैरा व्यक्ति मछली नहीं पकड़ेगा। अब यहाँ पर जो निजी ठेकेदार हैं तो निजी ठेकेदार तो कोशिश करेंगे कोई लोकल व्यक्ति यहाँ से एक मछली भी ना ले जाए, क्योंकि एक मछली भी ले जाएगा तो उनका उत्पादन कम हो जाएगा। तो ठेकेदारों ने तमाम तरीके निकाले। ठेकेदारों ने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको साइड कर दिया, अपने गुंडों के जरिए डरा धमका कर उन्हें वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया, यानी उन्हें मछली पकड़ने का अधिकार ही नहीं दिया। इन लोगों ने स्थानीय लोगों को काम से हटा दिया और बाहर से सस्ते मजदूर लगाकर काम पर लगा दिए। तो जब इन्होंने इस तरह की हरकत की तो यहाँ के लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। एक तो बेचारे पहले से विस्थापित थे, पहले उनकी घर जमीन जा चुकी थी, जैसे तैसे करके उनकी आजीविका चलना स्टार्ट हुई थी, तब तक सरकार ने आदेश दे दिया कि भाई यहाँ पर जो निजी ठेकेदार हैं ये मछली पकड़ेंगे। तो लोग ऐसे करके इस मुद्दे को लेकर लामबंद होना स्टार्ट किए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के आजीविका से जुड़ा हुआ अधिकार था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं आजीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत रखा गया है, यानी जीवन के अधिकार में ही इसको शामिल किया गया है। तो लोग जब यहाँ पर इकट्ठा हुए, लामबंद हुए, तो लोगों ने यहाँ पर तवा मत्स्य संघ बनाया और अपनी आजीविका के लिए उन्होंने चक्का जाम किया, विरोध प्रदर्शन किए। अंततः सरकार को इनके विरोध के आगे झुकना पड़ा और सरकार ने इनके विरोध को देखते हुए एक सरकारी समिति बनाई, गवर्नमेंट की समिति बनाई, और समिति ने भी सिफारिश की कि यहाँ पर जो मछली पकड़ने का अधिकार है इन लोगों को दे दिया जाए, क्योंकि उसने पता है कि उसने मतलब अपनी रिपोर्ट में ये बात कही कि वैसे भी इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, इन्हें अपनी घर जमीनें छोड़नी पड़ी हैं, अब जैसे तैसे करके अपनी आजीविका जो चला रहे हैं इनको चलाने दीजिए। तो सरकार को भी ये समिति की बात माननी पड़ी है। तो अंततः सरकार ने 1996 में इन लोगों को, विस्थापितों को मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया है और 5 साल के लिए इनको पट्टा मिल गया है।
पट्टा का मतलब एक एग्रीमेंट 5 साल के लिए हो गया और ये एग्रीमेंट समय समय पर आगे भी बढ़ता रहेगा, आज भी चल रहा है। तो उस समय 5 साल का एग्रीमेंट कर दिया गया है। तो ऐसे करके इन लोगों को इनका जो अधिकार था मछली पकड़ने का, ये फिर से मिल पाया। तो ये मछली पकड़ने का अधिकार है, कब से लागू हुआ है बताया गया है। 2 जनवरी 1997 से इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह से यानी कि इन्होंने जो सहकारी समिति बनाई, अपना जो मत्स्य संघ बनाया, इसके जरिए ये अपनी जो मांग है उस मांग को भी पूरा कर पाए हैं, सरकार को भी झुका पाए हैं और सरकार ने इनको अधिकार भी दे दिए। अब ये इलीगल तो रहे नहीं, इनको अधिकार मिल गया है। और इन्होंने जो तवा मत्स्य संघ बनाया है जो कि एक सहकारी समिति है, तो सहकारी समिति क्या करती है, जो भी मछुआरे से जुड़े हुए हैं इनको कर्ज भी देती है, लोन भी देती है, जाल वगैरह लेने के लिए, या जो भी सामान है मोटर बोट वगैरह वो भी लेने के लिए ये सब देती है। इसके अलावा तवा मत्स्य संघ बनाने से ये हुआ कि जो बिचौलिए थे, जो मीडिएटर थे, वो खत्म हो गए। अब ये समिति जो है बाहर के मार्केट में जाके मछलियाँ बेचती है, जिससे कि जो बिचौलियों वाला जो मुनाफा था वो भी मुनाफा बच जाता है, वो इन्हें मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन मछुआरों की जो आमदनी है इससे 3 गुना तक बढ़ गई है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि ये तवा मत्स्य संघ से जुड़कर मछुआरों की जो आय है ये 3 गुना तक बढ़ गई है, क्योंकि सहकारी समिति सीधे माल बाजार तक पहुँचाती है और बिचौलियों को खत्म करती है, मीडिएटर्स ने खत्म कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमने तवा मत्स्य संघ की कहानी जान ली है। अब हम यहाँ पर विस्थापन के बारे में चर्चा करेंगे कि विस्थापन होता क्यों है। विस्थापन के प्रमुख कारणों में एक तो बांधों का निर्माण आ जाता है। इसके अलावा कोई क्षेत्र सरकार यदि वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर देती है तो ऐसे में वहाँ के जो निवास करने वाले लोग हैं उन्हें वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है। बांधों के निर्माण में आप लोग जानते हैं, जब कोई बांध बनाया जाता है तो एक विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। ऐसे में वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके सामने ये मजबूरी होती है और उन्हें वहाँ से हटना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर जाता है तो उसके साथ उसका बहुत कुछ छिन जाता है। उसका आवास, उसका जो भी खेतीबाड़ी की ज़मीन है, उसका जो भी कल्चर है, या उसकी जो भी यादें हैं जहाँ पर वो उसका जन्म हुआ था, पला बड़ा था, ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा रोजगार का जो संकट है वो तो होता ही है। भाई एकदम से आपके खेत छीन लिए जाएं और आपके पास कोई रोजगार का विकल्प ना हो तो आप क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति इनके सामने भी होती है, एकदम से इनके सामने रोजगार का संकट आ जाता है तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है एकदम दयनीय हो जाती है। यहाँ पर एक बांध से बने हुए जलाशय का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। आप लोगों ने उत्तराखंड का टिहरी डैम सुना होगा, जो कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टिहरी डैम बनने से जो पुराना टिहरी शहर है ये और इसके आसपास के लगभग 100 गांव पानी के नीचे समा गए। लगभग 1 लाख लोगों को यहाँ से हटना पड़ा। तो विस्थापन कितना दर्दनाक होता है वो चीज़ यहाँ बताई गई है। शहरों की बात करें तो शहरों में भी विस्थापन होता है। आपने देखा होगा कि शहरों में जो सरकारी ज़मीनें होती हैं या पुल वगैरह या रेलवे के आसपास की जो कॉलोनी होती हैं जहाँ पर अक्सर लोग झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं, तो कभी सरकार जो है सौंदर्यीकरण के नाम पर या अवैध कब्जे से क्षेत्र को मुक्त कराने के नाम पर लोगों को हटा देती है। तो ऐसे में इन लोगों को बहुत दूर ले जाकर फेंक दिया जाता है। इससे इनका काम, इनके बच्चों की पढ़ाई, ये सब डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो विस्थापन जो है लोगों के लिए दर्दनाक है। विस्थापन होना अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये लोगों के लिए एक नकारात्मक अनुभव क्रिएट करता है। अब आगे यहाँ पर भारतीय संविधान के बारे में बात की गई है कि भारतीय संविधान मात्र एक लिखित दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जीता हुआ दस्तावेज है। जीता हुआ का मतलब एक जिंदा दिल दस्तावेज है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में भारतीय लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप समय समय पर प्रावधान जोड़े भी जाते हैं, इसमें संशोधन भी होते हैं। इसी वजह से इसको जीता हुआ दस्तावेज कहा गया है। मृत दस्तावेज तब होता है कि जब इसके जो प्रावधान है उनको कभी ना तो चेंज कर सकते थे, ना ही उसमें कोई चीज़ें घटा बढ़ा सकते थे, तो उसको मृत दस्तावेज माना जाता। लेकिन चूंकि हमारे संविधान में भारतीय लोगों के अकॉर्डिंग, हमारी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, समय समय पर नई चीज़ें जोड़ी जाती रहती हैं, जिससे कि हमें जो अधिकार मिलने चाहिए वो हमें अधिकार मिल सकें। इसी वजह से हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। आप लोग जानते हैं कि देश में समता के लिए जो चलने वाले आंदोलन हैं और ये संघर्ष जो हैं अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। यानी हमारे संविधान में विरोध का अधिकार भी दिया गया है। अगर हमें किसी की कोई बात से हम सहमत नहीं हैं उसका विरोध भी कर सकते हैं। हालांकि विरोध का तरीका जो है संवैधानिक तरीका है। विरोध का तरीका, संविधान में विरोध का मतलब ये नहीं है उग्र हो जाओ, जो सरकारी संपत्तियां वो चला दो, हिंसा करो, ये तरीका नहीं है। यहाँ विरोध करने के जो नॉर्मल तरीके हैं, संविधान प्रदत्त तरीके हैं, जिसमें कि शांतिपूर्ण धरना देना, रैली निकालना, पत्र लिखना,
या फिर अन्य जो नुक्कड़ नाटक हैं, गीत वगैरह हैं, इनके माध्यम से अभिव्यक्ति करना, तो ये सब तरीके बताए गए हैं। तो जैसे हमने देखा तवा मस्तंग के बारे में देखा, तो तवा मस्तंग ने जो अपने लिए लड़ाई लड़ी, तवा मस्तंग के साथ दिक्कत क्या थी, उनके आजीविका का संकट था। और आजीविका का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का जो जीवन का अधिकार है, इससे जुड़ा हुआ है। यानी अगर किसी के पास रोजगार नहीं होगा तो वो भूखों मर जाएगा, और भूखों मरने का मतलब ये है कि उसके जीवन के अधिकार के साथ हनन होगा। तो इसी वजह से जो तवा मस्तंग के लोग हैं, इन लोगों ने मतलब इसके आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे, इन्होंने अपना एक संघ बनाया, अपनी एक कमेटी बनाई, और वो सब ने मिलकर एक संघर्ष किया, और संघर्ष के आधार पर उनकी जीत भी हुई। लोकतंत्र में या लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। यानी किसी भी लोकतंत्र की सार्थकता तब तक नहीं मानी जा सकती है जब तक लोगों को समानता के साथ जीने ना दिया जाए। लोकतंत्र तभी सफल माना जाएगा जब लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो। और समानता केवल ये नहीं है राजनीतिक समानता दे दी, केवल वोट डालने का अधिकार दे दिया, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये समानता नहीं। आम जीवन में भी आर्थिक समानता हो, सोशल जस्टिस हो, ये सब चीज़ें हों, तभी हम समानता मानेंगे। तो लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। हालांकि देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि हमारी समानता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। जैसे आपने देखा है कि स्वास्थ्य सेवाओं का जो निजीकरण हो रहा है, इससे गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनकी पहुंच से दूर हो रही हैं। संचार के माध्यमों का व्यवसायीकरण हो रहा है, बड़े बड़े व्यवसायिक घरानों के अंडर में संचार माध्यम आ गए हैं जो कि एक वर्ग की आवाज़ उठाते हैं, एक वर्ग की आवाज़ दबा देते हैं। ये भी एक चुनौती है। तो इनका बढ़ता दबाव है और नियंत्रण है। महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना, ये भी हमारे समाज की एक समस्या है। और आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे कपास के जो किसान हैं, इनको भी बहुत कम आमदनी होती है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे यहाँ कहीं नहीं लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ हैं। तो इसमें हमारे कुछ आर्थिक असमानताएं भी आ जाती हैं, कुछ सामाजिक असमानताएं भी आ जाती हैं। तो ये सब हमारे लिए आज भी चुनौतियाँ हैं। संविधान ने जो कुछ भी हमें अधिकार दे दिए हैं, उसके बाद भी हमें आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए, लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का जो दायरा है ये बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत है, इसको स्वीकार किया जाए। नहीं, लोकतंत्र में कोशिश ये लोग करते हैं कि भाई हर मामले में समानता आए, यहाँ पर किसी भी मामले में कोई चीज़ कम ना रह जाए, सभी को हर मामले में समानता लाई जाए। इस तरह के प्रयास लगातार होते रहते हैं और समय समय पर उन आमूल चूल परिवर्तनों की वजह से आपने देखा होगा जो समाज के पिछड़े हुए तबके हैं या दबे कुचले जो तबके हैं वो भी आगे बढ़ पा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो असमानता के विरुद्ध कोई रैली या प्रदर्शन का हिस्सा न बनकर अपने कलम के जरिए यानी कि अपने लेखन के जरिए उस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बौद्धिक क्षमता वाले लोग हैं, वो किसी रैली वगैरह में नहीं जा पाते हैं, किसी धरने में नहीं जाते हैं, तो क्या करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर पत्र वगैरह लिखकर लोगों को अवगत कराते हैं, प्रशासन को अवगत कराते हैं, नेताओं को अवगत कराते हैं। तो कुछ लोग जो है कलम के माध्यम से, कलम या अपनी आवाज़ या अन्य कलाओं जैसे कि नृत्य, संगीत आदि ये प्रयोग करके इनके द्वारा समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करते हैं। लेखक, गायक, नर्तक, कलाकार भी ये भी समानता के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, कविता के जरिए, गीत के जरिए, कहानियों के माध्यम से, इन सब के जरिए ये अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लोकतंत्र में समता के लिए आवाज़ उठाने के लिए केवल धरना, रैली या आंदोलन जरूरी नहीं है। आपका जो लेखन है, आपका जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा के जरिए भी आपके अंदर चाहे वो गायन की प्रतिभा हो, नृत्य की प्रतिभा हो या कोई नाटक वगैरह करने की प्रतिभा, उसके जरिए भी आप मुद्दों के प्रति ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमारा ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। देखिए, हमने इस किताब में बहुत डीपली हर टॉपिक को क्लियर किया है। आप लोगों से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो अभी हाल की जो एनसीईआरटी है, जो आपके 2025-26 से जो एनसीईआरटी लागू हुई है, ये एनसीईआरटी बिल्कुल बेकार है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें केवल एक किताब दी हुई है और उस एक ही किताब में भूगोल भी है, इतिहास भी है और पॉलिटी भी है। और इसमें क्या कंटेंट के नाम पे मात्र 2-2, 3-3 चैप्टर रख दिए गए हैं जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम की डिमांड को पूरा नहीं करते हैं। यही कारण है कि हम लोग 2023 से पहले की जो एनसीईआरटी चल रही थी वो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अधिकांश जो प्रश्न हैं इन्हीं किताबों से आज भी पूछे जा रहे हैं और इनसे पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट है वो डीपली कंटेंट दिया हुआ है। जबकि नई एनसीईआरटी में आपको कोई भी कंटेंट डीपली देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर लाइटली कंटेंट दिया गया है और कंटेंट भी इतना कम है कि आप पढ़कर कोई एक छोटा सा एग्जाम भी नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग भ्रमित ना हो,
यहाँ पर जो कंटेंट दिया जा रहा है वो कंटेंट एग्जाम की डिमांड देख के ही दिया जा रहा है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरह के जगहों से, किस तरह के कंटेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब ध्यान में रखकर ही ये कंटेंट लाया जा रहा है। आप लोग ऐसे ये ना सोचें कि कंटेंट अब तो ओल्ड है, कैसे हम लोग पढ़ें। आपको पढ़ना ही होगा। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आपको यही ओल्ड कंटेंट पढ़ना होगा, क्योंकि नए कंटेंट में वो बात नहीं है, ना ही उसमें बहुत ज़्यादा तथ्य दिए गए हैं और ना ही उसमें कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत विशेष बात है। तो हम लोग आपसे आज भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग पुराने कंटेंट को ना छोड़ें, जो पुरानी एनसीईआरटी इसको अवश्य पढ़ें। इसके अलावा आपका जो ये किताब है यहाँ समाप्त हो जाता है, और मैं जैसा कि हर वीडियो में आपसे कहते आ रहा हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि नोट्स के साथ साथ आपको अभ्यास प्रश्नों की सीरीज भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।